Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today I am here with lecture number 1 of your chapter Solid State of Class 12th. बच्चों क्लास 11th में आपने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा था जिसमें था गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में आपने कवर कर लिया। इस क्लास में 12th क्लास में हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉलिड स्टेट के ऊपर डिस्कस करना है। 2 स्टेट्स को हम कवर कर चुके हैं, तीसरी स्टेट को आज हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए जनरली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं या उससे पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सॉलिड स्टेट की। आपको पता है किसी भी सॉलिड का एग्जांपल ले लो, अपने आसपास ये फ़ोन है, लैपटॉप है, नोटबुक है, पेन है, ये सब सॉलिड है ना। तो उसके लिए अगर आप कंपैरिजन करो तो आपको पता है कि सॉलिड्स हैव लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस। ये पार्टिकल्स अगर आप देखो बिल्कुल एक साथ साथ जुड़े होते हैं, उनमें स्पेस जो होता है बीच में वो बहुत कम होता है, लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस। वेयर एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो लार्जेस्ट है। अब दो पार्टिकल्स अगर पास पास में हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस कम है उनमें, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी होगी, इसीलिए वो पास पास है, क्लोज है। यस, और इससे ये दो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उससे फ़र्क क्या पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, इसकी वजह से इसकी एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम भी चेंज नहीं होती है सॉलिड की, साइज भी चेंज नहीं होता और शेप भी चेंज नहीं होती। मतलब अगर आप देखो, अगर मैं इस पार्टिकल, आई एम मार्किंग दिस पार्टिकल, इसको फोर्स लगाऊं तो क्या ये नीचे जा पाएगा? नहीं, नीचे तो ऑलरेडी एक पार्टिकल प्रेजेंट है, ये मूव ही नहीं कर पाएगा, रिजिड रहेगा। और अगर ये मूव नहीं कर पाएगा, रिजिड रहेगा, कंप्रेस नहीं होगा, तो इसकी शेप में भी चेंज नहीं आएगा, इसकी साइज में भी चेंज नहीं आएगा। देन अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है, अच्छा होता है क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। देन इज अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, intermixing of particles from high concentration to low concentration। मतलब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, दोनों को ओपन कर दूँ तो हाइड्रोजन इधर तरफ चली जाएगी, ऑक्सीजन इधर तरफ आ जाएगी, इंटरमिक्स हो जाएंगी। जब तक दोनों साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल ना हो जाए, इधर भी इक्वल ना हो जाए, इधर भी इक्वल ना जाए, तब तक ये इंटरमिक्सिंग चलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मैंने गैसेस का एग्जांपल लिया है ना, गैसेस में बहुत जल्दी डिफ्यूजन हो जाती है। लिक्विड्स में भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी अच्छी डिफ्यूजन हो जाती है। ये लिया मैंने पानी, और इसके अंदर अगर मैं थोड़ी सी इंक डाल दूँ, थोड़ी देर बाद आई विल ऑब्जर्व पूरा का पूरा पानी जो था वो कलरफुल हो जाएगा, राइट। ये लिक्विड लिक्विड में भी इंटरमिक्सिंग हो गई, लिक्विड लिक्विड में भी डिफ्यूजन हो गई। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या सॉलिड्स में डिफ्यूजन होते हैं कि दो सॉलिड्स को मैं साथ में रखूं और उनमें डिफ्यूजन हो जाए? व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअल में हमें लगता है कि डिफ्यूजन नहीं होगी, बट होती है, बहुत धीरे से होती है। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, कोई बोर्ड होते हैं, जैसे नया नया जब बोर्ड लेते हैं, या आपने अपने इंस्टीट्यूशंस वगैरह में भी देखा है, नया नया जब बोर्ड होता है वो बिल्कुल क्लीन ब्लैक ग्रीन ऐसे कलर का होता है। लेकिन जब उस पर टीचर लिखते हैं, राइट, एक बार लिखा फिर उसको क्लीन कर दिया, वो सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दोबारा लिखा, फिर ऐसे ही बार 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 लिखा इरेज किया, लिखा इरेज किया, इससे क्या होता है, आप बोर्ड देखोगे थोड़े लाइट से कलर का हो जाता है, राइट। थोड़ा सा उसमें चॉक की जो है इम्पैक्ट आ जाता है, उसके अंदर चॉक पार्टिकल्स दिखने लगते हैं हमें। वो ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या होता है, जब हम उस पर बार बार लिखते हैं तो चॉक के पार्टिकल्स विच आर सॉलिड इन स्टेट, बोर्ड के पार्टिकल्स जो कि सॉलिड इन स्टेट है, वो डिफ्यूज कर जाते हैं। चॉक के पार्टिकल्स बोर्ड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, बोर्ड के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। तो मतलब डिफ्यूजन तो होती है सॉलिड्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार लिखेंगे उतने में ही हमारे बोर्ड में डिफ्यूजन हो जाएगी, नहीं, काफ़ी बार लिखेंगे तब जाकर डिफ्यूजन होती है। मतलब डिफ्यूजन होती है लेकिन काफ़ी स्लो होती है। क्लियर?
उसके आगे ये तो हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी, थोड़ी सी आगे कुछ और डिस्कशंस करते हैं इनकी स्ट्रेंथ को लेके। आपने कुछ सॉलिड्स देखे होंगे जो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, टूटते नहीं हैं, लेकिन कुछ सॉलिड होते हैं जो बड़े आराम से हाथ से ही टूट जाते हैं, राइट। मुझे कुछ ऐसे ही सॉलिड, मैंने सिर्फ एक कंपाउंड उठाया है, एक कंपोनेंट उठाया है, कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी कॉमन हमने सुना है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, दो तरह से हम कॉमनली यूज करते हैं इसको। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ मार्बल, जो फ्लोरिंग वगैरह पे लगता है हमारे यहाँ। एक कैल्शियम कार्बोनेट जो चॉक, जिसके बारे में भी मैंने डिफ्यूजन के टाइम पे भी बात करी। दोनों के दोनों किससे बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से ही बने हैं। दोनों के दोनों क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन फर्क देखो आप कितना है। मार्बल वेरी स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है, फ्लोरिंग के लिए यूज होता है, इसको कट करना पड़ता है प्रॉपर मशीन से। लेकिन अगर मैं बात करूँ चॉक, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, हाथ से ही तोड़ देते हैं, लिखने के काम आ रहा है ना। तो मतलब दोनों में काफी डिफरेंस है, लेकिन कंस्टिट्यूएंट जो है इनका, कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल सेम है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपोजिशन सेम होते हुए भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है? दिस डिफरेंस इज ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट। इनका जो कंपोनेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, वो सॉलिड के अंदर कैसे अरेंज हो रखा है, इस बात पे उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम सॉलिड को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है हमारा एमॉर्फस सॉलिड। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। आपको यहाँ से लाइन वर्ड दिख रहा है, क्रिस्टलाइन में एक वर्ड है लाइन। लाइन का मतलब क्या? अरेंजमेंट, अ गुड अरेंजमेंट। जैसे असेंबली होती है जब हमारे स्कूल्स में मॉर्निंग में, तो एक लाइन में स्टूडेंट्स की रो लगाई जाती है, राइट। क्यों? उनके प्रॉपरली अरेंज करने के लिए। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि अभी कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया, या अगर हम कुछ और भी देखें, कोई और सॉलिड्स भी होंगे, तो उनमें पार्टिकल्स की एक परफेक्ट अरेंजमेंट होती है, लाइन में लगे होते हैं पार्टिकल, एकदम अच्छे वाली अरेंजमेंट होती है। लेकिन दूसरा एमॉर्फस है, अगर उसमें अच्छी अरेंजमेंट नहीं होती है, उसमें रेंडमनेस होती है, उसमें पार्टिकल्स ऐसे कैसे पड़े होते हैं, ठीक है। अब आप देखो, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें प्रॉपर अरेंजमेंट है, जैसे हमारा असेंबली हॉल है, उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न है, तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अगर मान लो असेंबली हॉल में रैंडमली ऐसे ही बच्चों को झुंड बना के खड़ा कर दिया जाए, कोई लड़ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा टीचर्स को, है ना। लेकिन ये जो लाइन वाला अरेंजमेंट है वो बड़ी स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है ना। तो इसीलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल मार्बल, है ना, फॉर एग्जाम्पल मार्बल। लेकिन अगर मैं बात करूँ एमॉर्फस सॉलिड्स की, एमॉर्फस सॉलिड्स वीक अरेंजमेंट है, अच्छी अरेंजमेंट तो है नहीं है, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, दैट मीन्स वीक। ये क्या है? वीक है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया चॉक का, क्लियर। सो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड विच आर वेरी स्ट्रेंथ है, जिनमें अच्छी अरेंजमेंट है। दूसरी तरफ एमॉर्फस, अच्छी अरेंजमेंट भी नहीं है और वीक है। अब इन दोनों को सारी प्रॉपर्टीज को इनकी क्लासिफाई करते हैं, क्रिस्टलाइन वर्सेस एमॉर्फस सॉलिड। तो ध्यान रखना, ये लाइन वर्ड को हमेशा हाईलाइट करना ताकि तुम्हें याद रहे कि क्रिस्टलाइन में परफेक्ट अरेंजमेंट है। तो एग्जैक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम देखें, जो कंपोनेंट है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलती है फॉर अ लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सॉलिड है, तो पूरे के पूरे सॉलिड में थ्रू आउट द सॉलिड परफेक्ट अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। थ्रू आउट द सॉलिड, ए एंड ऑफ सॉलिड टू द बी एंड ऑफ सॉलिड, एक परफेक्ट अरेंजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, दो तरह के पार्टिकल्स है हमारे सॉलिड में, एक पिंक कलर का पार्टिकल है, एक ब्लू कलर का पार्टिकल है। अरेंजमेंट देखो कितनी परफेक्ट है, एक पिंक ब्लू
पिंक ब्लू, एक परफेक्ट अरेंजमेंट है थ्रू आउट द सॉलिड है, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं अरेंजमेंट ब्रेक हो रही है, थ्रू आउट द सॉलिड परफेक्ट अरेंजमेंट ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अमॉर्फस की बात करें, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज नहीं है, मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ए एंड से बी एंड तक सॉलिड है तो अरेंजमेंट सिर्फ इतनी है, कहीं भी कितनी भी हो सकती है पर पूरी नहीं है, थ्रू आउट द सॉलिड नहीं है। तो अगेन अगर मैं इसमें देखूँ पिंक और ब्लू कलर के दो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो यू कैन सी हेयर पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक पिंक पिंक। तो यहाँ पर जो एक इधर ब्लू पार्टिकल आना चाहिए था उसकी जगह भी पिंक पार्टिकल आ गया, जिसकी वजह से अरेंजमेंट खराब हो गई, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बिगड़ गई। तो इसको क्या कहते हैं हम, अमॉर्फस सॉलिड की अरेंजमेंट थ्रू आउट द सॉलिड नहीं होती, बड़ी शॉर्ट रेंज के लिए होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि बहुत हमारे एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, उन्हीं को कहते हैं हम ट्रू सॉलिड्स, दैट इज सच्चे सॉलिड्स, दैट आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। वेयर एज अमॉर्फस को कहते हैं फॉल्स सॉलिड, और फॉल्स मतलब स्यूडो सॉलिड्स, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब ऐसे लिक्विड जिनको सुपर कूल कर रखा है और सॉलिड में कन्वर्ट कर रखे हैं। डोंट से एग्जाम्पल ऑफ आइस, आइस इज कूल्ड लिक्विड बट नॉट सुपर कूल्ड लिक्विड, आइस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, आप भी समझेंगे कि क्यों कह रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको, एक और चीज वो समझेंगे भी आगे। अभी देखो वो सुपर कूल्ड नहीं है, वो सिंपली कूल्ड है, सिर्फ 0 डिग्री पे ही कूल हो जाती है वो, है ना, दैट इज नॉट सुपर कूल्ड। लेकिन देयर आर सम सॉलिड्स विच आर सुपर कूल्ड लिक्विड, की लिक्विड को सुपर कूल करके बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लासेस, ये जो कांच हमारे अराउंड लगे हुए हैं ये क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स ही हैं। अब आप कहोगे इफ दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड है तो उनमें कुछ फ्लो की टेंडेंसी, मेल्टिंग की टेंडेंसी होनी चाहिए, पर ऐसी तो कुछ टेंडेंसी हमें दिखती नहीं है, बट दिखती है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली दिखती है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कभी ध्यान से, तो आप देखते हो जब पुरानी हो जाती है हमारी घर की जो विंडोज है जिनमें ग्लास लगा होता है, वो पुरानी हो जाती है, उनमें से कुछ आवाज़ें आने लगती है थोड़े टाइम बाद। क्या होता है, देखो मान लो ये हमारे ग्लास का फ्रेम है इतना, इसके बीच में लगा हुआ है ग्लास, ठीक है, इतना ऐसे लाइक दिस। जब इस पे धूप पड़ेगी, हीट अप होएगा, काफ़ी टाइम बाद ये फ्लो करना शुरू करता है। फ्लो कैसे करता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, नीचे से ऐसे टाइट सा हो जाता है, ऊपर से ऐसे लूज सा हो जाता है, लाइक दिस, ये ऐसे हो जाता है। और जब भी हवा चलती है या हम विंडोज़ को शट या ओपन करते हैं तो इसमें से आवाज़ आती है। दिस प्रूव्स दी फ्लूइडिटी ऑफ ग्लास, कि ये भी फ्लो करता है, एंड दिस प्रूव्स इट इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इतनी परफेक्ट अरेंजमेंट इनमें हो क्यों पा रही है, बिकॉज दे आर प्योर, कोई इम्प्योरिटी नहीं आई बीच में। जब इम्प्योरिटी नहीं आई तो वो एकदम परफेक्ट सॉलिड, परफेक्ट अरेंजमेंट देखने को मिलती है। लेकिन एमॉर्फस में क्या आ जाती है, इम्प्योरिटी आ जाती है, दे आर नॉट प्योर, इसीलिए उनकी अरेंजमेंट जो है गड़बड़ हो जाती है। यहां से हम प्रूव करेंगे कि वाटर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो हमारा आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। बिल्कुल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरी की पूरी आइस मेल्ट करती है, राइट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट कर जाता है। सो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी देखो आपको थोड़ा सा मैं याद करवाऊँ, एट 0 डिग्री सेल्सियस मान लो मैंने बर्फ़ का एक क्यूब लिया, आइस क्यूब लिया, उसको बाहर निकाल के रख दिया रूम टेम्परेचर पे। क्या करेगा ये बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसके पास तो इसका टेम्परेचर कम है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग में। तो ये क्या करेगा, बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा,
अब जब ये बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा है, हिडन हीट के बारे में पढ़ा है। ये जो हीट को गेन कर रहा है, इस हीट से टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, इस हीट से इसकी स्टेट चेंज होगी। तो जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक इसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है, टेम्परेचर नहीं बदलता है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा आइस का जो हमारा क्यूब था वो मेल्ट करता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर बदलता है। यानी इसका क्या है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर बात करें अमॉर्फस की, इनका शार्प नहीं होता, इनकी एक रेंज मिलती है। मान लो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं किसी की 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, किसी एक रैंडम एग्जांपल लिया। अब आप देखो यहाँ पे एक फिक्स नहीं है कि 25 पे होगा, 25.5 पे होगा, 26 पे होगा, व्हाटएवर, कोई एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, रेंज है यहाँ पर, जहाँ पर रेंज मिलती है। क्योंकि आप देखो पूरे सॉलिड में बीच में इम्प्योरिटीज़ आ गई, इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, सॉलिड का अलग होगा, तो एक रेंज में मेल्ट करते हैं, एक साथ एक टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोट्रॉपी का मतलब समझते हैं, फिर देखते हैं इसको। आइसो का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा बताती हूँ। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है, आइसो यहाँ पर जो वर्ड है उसका मतलब होता है सेम, ऑलवेज। आइसो वर्ड जहाँ पर भी आए तुम्हें पता होना चाहिए, आइसो का मतलब है सेम। एंट्रोपी का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। आइसो मतलब सेम, एंट्रोपी मीन्स प्रॉपर्टीज। अब समझते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या है। क्रिस्टलाइन तुम याद करो, अभी मैंने बोला जहाँ पे परफेक्ट अरेंजमेंट है, तो एग्जांपल ले लूँ असेंबली हॉल, और अमॉर्फस जहाँ पर कोई परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं है, जैसे कि मैरिज हॉल ले लूँ, सब इधर उधर मिले होते हैं, जहाँ पर है ना कोई लाइन लुइन तो नहीं बनी होती, नो, मैरिज हॉल का एग्जांपल ले लिया मैंने इसमें। अब पहले असेंबली हॉल की बात करते हैं। ये मान लो पूरा का पूरा असेंबली हॉल है, यहाँ पर भी मैंने बना रखा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर लाइंस वगैरह लगी हुई हैं प्रॉपर, इधर लाइक दिस जो भी है यहाँ पर, और मैं इधर कॉर्नर में खड़े होके यहाँ से ऑब्जर्व करना हमें, ठीक है, कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगी कि एक साइड इधर वाली डायरेक्शन में देखती हूँ तो यहाँ पर गर्ल्स की रोज है, सारी गर्ल्स खड़ी हैं। इधर साइड देखती हूँ तो बॉयज़ की रोज हैं, और अगर इधर साइड देखती हूँ तो सारे टीचर्स खड़े हैं। तो मतलब मैं अलग अलग डायरेक्शन में देख रही हूँ तो मुझे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही है। एक साइड गर्ल्स, एक साइड बॉयज़, एक साइड टीचर्स, है ना। तो अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिल रही है। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका था, क्रिस्टलाइन का था, परफेक्ट अरेंजमेंट असेंबली हॉल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, जब हम अलग अलग डायरेक्शन में देखेंगे तो हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलेंगी, सेम नहीं है। यहाँ पर आइसो नहीं है, यहाँ पर क्या है, एन आइसो है। मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, जैसे कि अभी असेंबली हॉल में थी। लेकिन अगर मैं बात करूं मैरिज हॉल के बारे में, उसमें भी मैं एक कॉर्नर में खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं हम। अगर मान लो मैं अलग अलग डायरेक्शन में देखूं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने इधर डायरेक्शन में देखा, मुझे क्या देखने को मिलेगा कि कुछ अंकल्स, आंटीज एंड किड्स सब इकट्ठे खड़े, कोई ऐसे फिक्स पोजीशन तो नहीं होती किसी की, सब इकट्ठे खड़े हैं, मतलब मुझे रैंडमनेस देखने को मिली है। अगर मैं इस दूसरी डायरेक्शन में देखूं, मुझे यहाँ पे भी वही अंकल्स, आंटीज, किड्स यही सब देखने को मिलेंगे क्योंकि रैंडमनेस है। तीसरी डायरेक्शन में देखूं इधर, वो भी मुझे यही देखने को मिलेगा, अंकल्स, आंटीज एंड किड्स। मतलब मैं किसी भी डायरेक्शन में देखूं, डिफरेंट डायरेक्शंस में देखूं, लेकिन प्रॉपर्टीज सेम मिल रही हैं, रैंडमनेस ही मिल रही है मुझे हर जगह। अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं तो सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी मतलब आइसोट्रॉपिक,
सेम प्रॉपर्टी मीन्स आइसोट्रॉपिक, ठीक है। सो ये क्या होते हैं हमारे एमॉर्फस सॉलिड, आइसोट्रॉपिक होते हैं कि जिधर भी देखेंगे जिस डायरेक्शन में भी जाएंगे सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जिसको एनाइसोट्रॉपिक कहा जाता है। क्लियर। अब इन दोनों के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड में NaCl, जैसे नमक है, हमारे घर में जो नमक के क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के। नेक्स्ट इज पोटाशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, वॉट अभी मैंने आइस की बात की थी, H2O, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, ये सारे क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। अगर अमॉर्फस की बात करें तो जैसे कि ग्लास है, रबड़ है, चौक है, ये सारे क्या हमारे एमॉर्फस सॉलिड है। क्लियर। तो अभी अगर इसमें आप अरेंजमेंट देखो, ये देखो जिसमें आपको परफेक्ट अरेंजमेंट देखने को मिल रही है, ए है ना, प्रॉपर रिंग्स है यहाँ पर, दिस इज क्रिस्टलाइन। लेकिन अगर आप यहाँ देखो कहीं पर कैसी रिंग्स है, कहीं पर 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर अलग अलग चल रही हैं, तो ये क्या हमारे एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर। अब हमें जो मेन फोकस करना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर ही करना है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के आगे क्या टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चों आगे 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज आयोनिक सॉलिड, आपको क्लियर हो रहा है, आयनिक सॉलिड, आयनिक बॉन्ड बनेगी, मतलब आयोनिक आयन से मिलकर बनेगी, है ना। यस एग्जैक्टली, आयनिक सॉलिड मतलब जो आयन से मिलकर बने, जैसे सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव से मिलकर जो सॉलिड बना है, नमक बना है, सॉल्ट बना है, दैट इज व्हाट आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट इज मेटालिक सॉलिड, मतलब जो मेटल एटम से मिलकर सॉलिड बने, जैसे आयरन है हमारे घर, कॉपर है, कॉपर की जो वायर्स होती हैं, है ना, ये सारे क्या है, मतलब मेटालिक सॉलिड्स हैं, मेटालिक मेटल से मिलकर बने जो। देन इज कोवलेंट सॉलिड, मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हो, और कोवलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल ही बनाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, कुछ ऐसा, है ना, इन्हीं के सॉलिड्स होते हैं। फाइन। देन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने, है ना, नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है, जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है आइस, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से जो सॉलिड बनता है, वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट सॉलिड, ध्यान रखना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से जो सॉलिड बनता है दैट इज ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। S8 क्राउन सल्फर, S8 ये भी क्या हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अब इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच की इंटरैक्शन की बात करें तो पहला तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि आयनिक बॉन्ड बनेगी, मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड बनेगी, कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, और मॉलिक्यूलर में तो कोई अच्छी बॉन्ड होती नहीं है, सिर्फ इंटरैक्शंस है, वेंडर वॉल इंटरैक्शंस है, सिर्फ मॉलिक्यूल एक दूसरे को बड़ा वीकली अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस चीज पे कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को कैसे पकड़ा हुआ है। अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें, मान लो एक मॉलिक्यूल मैंने ये बना दिया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दूसरा मॉलिक्यूल भी बना लेते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आप देखो एक मॉलिक्यूल का Cl नेगेटिव है, दूसरे मॉलिक्यूल का Na पॉजिटिव है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टाइटली होल्ड करके रखेगा। अगर वो होल्ड करके रखेगा, टाइटली होल्ड करके रखेगा, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा उनको अलग करवाने के लिए, उनके बीच की ये जो अट्रैक्शन है वो तोड़ने के लिए काफ़ी इनको हीट करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई यू माइट हैव सीन इन योर होम कि नमक मेल्ट नहीं करता, आप उसको हीट भी करोगे तब भी वो मेल्ट नहीं करेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट मेटालिक सॉलिड, इनका मेल्टिंग पॉइंट, क्या आपने देखा है कभी आयरन पड़ा हुआ मेल्ट कर जाए? नो, आयरन डोंट गेट मेल्ट इजीली, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। एक्चुअल में अगर आप आयरन को हीट करोगे, आपको पता है रेड हॉट होता है, दैट इज़ जस्ट अ स्टेप, आपने सिर्फ ये एक पढ़ा कि आयरन को हीट करोगे तो रेड हॉट होगा, लेकिन इसके बाद और सारे कलर चेंजेस भी आते हैं। रेड के बाद वो येलो होगा, येलो के बाद वो ब्लू होगा,
उसके बाद जाके मेल्ट होगा। लेकिन आप देखो, आपने सिर्फ रेड हॉट तक देखा है, मतलब उसके आगे भी कलर चेंजेस होते हैं, फिर जाकर वो मेल्ट करता है। तो सिमिलरली एज अदर सॉलिड्स भी हैं, वो भी मेटालिक सॉलिड्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, बिकॉज दिस मेटालिक बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। देन लेट्स टॉक अबाउट कोवलेंट सॉलिड्स। आप कहोगे कोवलेंट कंपाउंड तो बड़ी जल्दी मेल्ट कर जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं वैक्स की बात करूँ, पैराफिन वैक्स, वो तो बड़ी जल्दी मेल्ट कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मेल्टिंग पॉइंट हाई लिखा है। ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ध्यान रखना, मैं खाली कोवलेंट सॉलिड नहीं, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रही हूँ, बिकॉज आई एम डिस्कसिंग अबाउट दी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर मैं कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड देखूँ, जैसे कि डायमंड है, जैसे कि डायमंड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। तो ध्यान रखना, सारे कोवलेंट सॉलिड्स की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर नेक्स्ट चलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो है। आपको पता है, आइस को रूम टेम्परेचर पे रखूंगी, मेल्ट कर जाएगी। ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को रूम टेम्परेचर पे रखूंगी तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, सब्लिमेशन। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जो है काफ़ी लो होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टेंस की बात करें तो आपको पता है ये जनरली सॉलिड स्टेट में है और इनमें आयंस होते हैं, और कंडक्टेंस के लिए आयंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आयंस का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। खाली आयंस से कुछ नहीं होगा, बिकॉज करंट क्या है, करंट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज मूव करना चाहिए। लेकिन जब तक ये सॉलिड स्टेट में है, चार्ज पार्टिकल जैसे कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये मूव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सॉलिड्स में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। तो अगर ये मूव नहीं कर पाएंगे, मतलब इनमें कंडक्टेंस नहीं होगी। लेकिन अगर इसको मैं, आई नो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, लेकिन अगर किस तरह मेल्ट कर दें या फिर इसको पानी में डिजॉल्व कर दें, एक्वस सोल्यूशन बना दें, तब ये कंडक्ट करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटालिक सॉलिड। यस, आपके माइंड में एग्जाम्पल आ रहे होंगे, जैसे कि हमारे घर में कॉपर वायरिंग लगी हुई है ना। एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं, वो क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें से करंट पास कर सकता है। अब आप सोचोगे भाई वो भी सॉलिड है, वो भी तो सॉलिड है, उनमें कैसे मूवमेंट होते हैं? क्योंकि उसमें आयंस मूव नहीं करते, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्योंकि देखो, करंट का मतलब क्या है, एज आई सेड, मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब चार्ज चाहे आयंस हो, चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, मूवमेंट होनी चाहिए अब चार्ज की। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है बहुत छोटे होते हैं, वो मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देखो क्या होता है, अगर मैं एक कॉपर वायर का एग्जांपल लूँ, अगर इधर बनाऊँ मैं एक कॉपर वायर फॉर एग्जांपल, ये देखो, तो कॉपर आपको पता है मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये कॉपर बना लिए मैंने, सब ने 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो सब पे 2-2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तीनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इधर टर्मिनल्स होते हैं, आपको पता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स विच आर कैरिंग नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, इवन इन सॉलिड स्टेट। तो ये मूवमेंट अगर हो गई है तो मतलब चार्ज की मूवमेंट हो गई है, मतलब करंट फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कोवेलेंट सॉलिड। आपको पता है कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, कोई आयंस नहीं होते, कोई चार्ज नहीं होता, से तो डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कम कंडक्टेंस होते हैं क्योंकि कोई आयंस नहीं है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनके पास भी कोई आयंस नहीं होते। आपको पता है डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो अगर प्योर H2O आ जाएगा तो वो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो अच्छी कंडक्टेंस सॉलिड स्टेट में बोली जाए तो वो किसकी है, मेटालिक सॉलिड्स के, जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। आयनिक सॉलिड बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स अभी पीछे भी सारे हमने इसी के दिए थे, NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। मेटालिक सॉलिड्स, अभी जितने मेटल्स हैं
आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, दीज आर मेटालिक सॉलिड्स. देन कोवलेंट सॉलिड, जैसे कि कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ध्यान रखना, डायमंड है, सिलिका है. देन मॉलिक्यूलर सॉलिड, एज आई अर्लियर सेड, वाटर H2O को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए यानी कि आइस. देन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, दैट इज ड्राई आइस. देन S8 यानी क्राउन सल्फर. तो ये क्या है, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है अलग अलग टाइप के. अब थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं, लास्ट पॉइंट, कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका बेसिक क्या है. देखो, सॉलिड है कोई सा भी, तो उसमें क्या होगा, एटम से मिलकर बना होगा, है ना. तो उन एटम्स को क्या कहते हैं हम, लैटिस पॉइंट कहते हैं. उनको क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं. और इनके पार्टिकल्स का जो कंटिन्यूअस 3D अरेंजमेंट है, मतलब मान लो ये एक लैटिस पॉइंट है, उसके ऊपर इधर 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 पीछे आगे सब जगह लैटिस पॉइंट का जो अरेंजमेंट होने से जो एक पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड तो कहते हैं, साथ में लैटिस भी कहते हैं. और जो वो कंस्टिट्यूटिंग एटम्स जिसकी हम बात करें वो क्या है, लैटिस पॉइंट है. वो क्या है, लैटिस पॉइंट है. तो जैसे कि अगर आपको फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर दिख रहा है, मैंने बहुत सारे कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स को अरेंज किया है, यानी लैटिस पॉइंट को अरेंज किया है. इन लैटिस पॉइंट को मिलाने से कुछ एक शेप बन रही है. अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये देखो एक क्यूब बन रहा है. यस, एक क्यूब बन रहा है यहाँ पर. मतलब अब कुछ लैटिस पॉइंट को मिलाने से एक शेप बन रही है. स्मॉलेस्ट जो शेप बनती है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल. दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल. और एक ही नहीं बन रही, उसके साथ में आप देखो दूसरी भी बन रही है. अगर यहाँ पे और तीसरी बनाओ, यस ये देखो ये और भी बन रही है. ऐसा नहीं कि खाली यही बनेगी खाली, ये देखो थर्ड भी बन गया. इसके आगे और कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आ जाए, लैटिस पॉइंट आ जाए, तो और भी क्यूब्स बनेंगे. तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, यूनिट सेल को साथ साथ में जोड़ने से, रिपीटेटिवली जोड़ने से जो हमारे पास फाइनल सॉलिड बनता है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको रिपीटेटिव जोड़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल. स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर आप देखो, आपने सेल जो वर्ड है वो खाली यहां पर नहीं सुना, बहुत सारी जगह पर सुना है. जैसे कि फिजिक्स में आपने सेल वर्ड सुना है. फिजिक्स में सेल का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बैटरी. अगर सेल को रिपीटेटिवली जोड़ोगे तो पूरी की पूरी बैटरी मिल जाती है हमें. अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो सेल का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एग्जैक्टली अगर सेल को जोड़ते जा रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गेन, एंड अल्टीमेटली सेल से क्या मिल रहा है, ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, बन रहा है ना. तो सेल इज द बेसिक यूनिट. सेल का मतलब ही क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट. तो यहाँ पर भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको बार बार जोड़ने से पूरा का पूरा क्रिस्टल मिलता है, रिपीटेटिवली जोड़ने से उसको पूरा क्रिस्टल लैटिस मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट सेल. क्लियर. तो यहाँ तक अभी हम आज डिस्कस करते हैं. अभी यूनिट सेल को अच्छे से पढ़ो. यूनिट सेल के जो आगे के टाइप्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में, सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. टिल देन, थैंक यू.